हमारा सवाल है कि एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पे हमने विज्ञान, तर्क और फैक्ट जो तथ्य हैं, तो विज्ञान, तर्क और तथ्य इन सब से पीछा छुड़ाने की कोशिश की है। लगातार हमारे नेता भी ऐसी बातें कर रहे हैं, हमारे गॉडमैन भी ऐसी बातें कर रहे हैं, और अब समाज में इसको कॉमन सेंस बनाया गया है। तो एक ऐसा समाज जो बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सुपरस्टिशन को, अंधविश्वास को अब आगे बढ़ाने में कर रहा है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नफ़रत को फैलाने में कर रहा है। तो क्या हम मॉडर्नाइज हुए हैं? क्या हम जाहिर है जब हम देखते हैं अपने घरों में लोगों को इस्तेमाल करते हुए चीज़ें देखते हैं, तो हमें लगता है कि देश आगे बढ़ा है, हमारा समाज भी आगे बढ़ा है, लेकिन मानसिक तौर पे हम कहाँ पहुँच रहे हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। आपका क्या नज़रिया? आप साइंस से आते हैं, आप साइंटिस्ट हैं, और आप ये सब जब देखते हैं तो दिल पर क्या गुजरती है? दिल पे सांप ही लौटता है। जो डमरू के साथ नहीं था, वो सांप ही बचा था, वो हमारे दिल के लिए छोड़ दिया गया था शायद। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और कभी ना कभी हमें समाज में पूछना पड़ेगा जो आप पूछ रही हैं। इस वक्त 2014 के बाद से एक नया दौर शुरू हुआ है, जिसमें ऑल आउट हमला है, चौतरफा, साइंटिफिक रैशनैलिटी के ऊपर, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, साइंस के ऊपर, साइंटिफिक कम्युनिटी के ऊपर, और उसके साथ साथ पब्लिक में जो साइंस होनी चाहिए और साइंस की समझ जानी चाहिए आम इंसान तक, इन सारी चीज़ों के ऊपर। ये चौतरफा हमला क्यों कह रहा हूँ मैं? इसका कोई एविडेंस होना चाहिए। तो हमें दिखाई देता है कि इस देश में 0.5% GDP साइंटिफिक रिसर्च पे खर्च होती। 0.5? हाँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो आंकड़ा दिया जाता है वो 0.75 तक का दिया जाता है, और ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है, जबकि चाइना का 3 गुना बढ़ा, फिर उसके बाद अब लगभग 4% GDP का हो गया है, और उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी, यही मैं तो सोच रही हूँ। 2000 तक उनका हमारे बराबर है, 0.5% है, और 2000 के बाद बिल्कुल जिसको एक्सपोनेंशियल राइज कहते हैं वो है। तो हम चाइना से compete नहीं कर सकते। अब इसमें 0.5% में अगर मैं लूं, या 0.75 ले लें, या इवन 1 ले लें %, तो उसमें क्या हुआ है 2014 के बाद? मैं क्यों कह रहा हूं कि बहुत बड़ा और भयानक बदलाव आया है? इसमें किस तरह की रिसर्च को फंड किया जा रहा है बहुत बेशर्मी के साथ, उसे हम सूडो साइंस कहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और DBT, ये 2 बड़े फंडिंग एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिनसे ज्यादातर फंड जाता है। इसमें जाहिर है कि डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज और शामिल कर लिया जाना चाहिए। ये दोनों डिपार्टमेंट्स पहली बार इस मुल्क के अंदर लोगों से ये कह रहे हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशंस को अब 5 गव्वे के ऊपर, यानी गाय के मूत्र के ऊपर, गाय के गोबर के ऊपर, गाय के दूध के ऊपर, गाय दही के ऊपर और घी के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। और मैं क्यों सूडो साइंस कह रहा हूं इसको? क्योंकि इसमें आपने पहले ही बता दिया है साइंस के बरक्स के क्या निकालना है। कंक्लूजन क्या आना चाहिए? कंक्लूजन ये आना चाहिए कि अगर आप मूत्र पीते रहें गाय का, तो फिर आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। कंक्लूजन ये निकालना है आपको, इसके बिना आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। आपको गोबर में ये निकालना है कि वो बहुत सारी और चीज़ों के साथ साथ, इस्तेमाल के साथ साथ उसके प्रोडक्ट्स बनाने हैं, और प्रोडक्ट्स ही नहीं बनाने खाली, बल्कि ये भी निकालना है कि जो अगर न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड होगा तो हमें गोबर की लेयर बचा लेगी। आपको दही में कुछ निकालना है इसी तरह से, और घी में इस तरह से कुछ निकालना है। तो पहले से कंक्लूजन दे दिया गया, फाइंडिंग ये आएगी। तो फाइंडिंग ये आएगी, वरना आपको मिलेगा ही नहीं प्रोजेक्ट। आप जब प्रपोज कर रहे हैं तब फिर यही प्रपोज कर रहे हैं। और ये अब हमारे यहाँ कम से कम 50 इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसे, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। 50 जिनको प्रोजेक्ट्स मिले।
50 इंस्टीट्यूशन सरकार के जो टैक्स पेयर के पैसे से चल रहे हैं, जो टैक्स वो पेयर गौमूत्र और गोबर पे को ये रिसर्च करके बताने वाले हैं कि इससे कैंसर भी ठीक होगा, इसमें बहुत सारे गुण हैं। उनके बाप गुणों रे। की तलाश। अब इसको कहते हैं हम सूडो साइंस। और मामला यही नहीं रुका, मामला आगे बढ़ता है तो फिर संजीवनी बूटी तलाश करने के लिए भी प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। हैं? मंतरों से बीमार के ऊपर क्या असर पड़ता है वो भी दिया जा रहा है। हवन से वातावरण पे क्या पड़ता है वो भी दिया जा रहा है। तो अब जो साइंस थी जो दुनिया कर रही थी, जहां हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होने की स्थिति में पहुंच गए थे, उसका इस 1% में से आपने और निकाल लिया। खैर, सिर्फ मामला पैसे का नहीं है, आपने साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस का कल्चर ही बदल दिया। इसलिए कि साइंस में हम ये कहते हैं कि भाई हमारी ये हाइपोथेसिस है, हम आगे बढ़ेंगे, सही मिली हुई तो कंक्लूजन निकलेगा, नहीं निकला वो कंक्लूजन तो हम फिर और कुछ तलाश करेंगे। तो साइंस ओपन एंडेड होता है, पहले से नहीं बताया जा सकता कि क्या कंक्लूजन निकलेगा। हमारे पास एक सवाल होता है, हमारे पास सवाल होता है कि भाई धरती को चांद कितना अट्रैक्ट करता है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है। हम यहां से शुरू करते हैं, ये नहीं कि शुरू में ही कह दें कि है ग्रेविटेशनल फोर्स और इतना है और इतना निकालना है। ऐसा नहीं होता साइंस में, साइंस में ओपन एंडेड होता है। दूसरे, आप क्या कह रहे हैं, 100 साल हो गए हमारे देश के अंदर केमिस्ट्री की एक मेजर परंपरा है, मॉडर्न केमिस्ट्री में हमने बहुत अच्छा काम किया है। और उसका नतीजा ये है कि पीसी रे, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है इंडिया में, वहां से लेकर अब तक जो हमने केमिस्ट्री में किया था, हर चौराहे पे एक पेशाब की जांच करने की मौजूद है लैब इस वक्त हिंदुस्तान में। आपको डॉक्टर लिख के देगा, आप जाएंगे, शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। आप क्या कह रहे हैं साइंटिस्ट? आप ये कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं मालूम कि गाय के पेशाब में क्या है। 100 साल की हमारी हिस्ट्री है और ये कहना पड़ रहा है आपको आज के लिए। तो आप साइंटिस्ट को डिमोरलाइज कर रहे हैं, आप साइंटिस्ट को धकेल रहे हैं सूडो साइंस करने के लिए, संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए आप साइंटिफिक एंडेवर लगा रहे हैं। राम सेतु के ऊपर आप रिसर्च करवाना चाहते हैं। क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? हम कहां से कहां आ गए? हम जब गरीब मुल्क थे, जब हम इस हालत में थे कि पूरा मुल्क जख्मी पड़ा हुआ था, इतने भयानक दंगे हुए थे, आजादी मिली थी, उस वक्त हम कह रहे थे कि हम दुनिया की बेहतरीन साइंस की तरफ कदम बढ़ाएंगे। और अब हम कहां जा रहे हैं? हम उस तरफ जा रहे हैं जहां पर साइंस को कहा जा रहा है कि हम कल्चर ही बदल देंगे। सरकार बताएगी, पॉलिटिकल पार्टी बताएगी, नेता बताएंगे कि क्या, या धार्मिक लोग बताएंगे कि क्या खोज के निकालना है। खोज के निकाल। तो ये बहुत भयानक हालात इस मुल्क के अंदर पैदा हो रहे हैं। ये एक तरह का अटैक है, मामला यही नहीं रुक ये रहा। बहुत शॉकिंग है सर, मैं अभी भी इसको सिंक इन नहीं हो रहा है कि 50 इंस्टीट्यूशन इस काम में लगे हैं कि पेशाब और पूप में ढूंढो। खाली वही नहीं, अब भी पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश के अंदर एक प्रोजेक्ट दिया गया था जो 3 करोड़ से 3.5 करोड़ के करीब का प्रोजेक्ट था। वो खबर पढ़ी मैंने जी। उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि जब आपने साइंटिस्ट को कहा तो ज्यादातर साइंटिस्ट ने नहीं लिया वो प्रोजेक्ट वहां लिया गया जहां पर करप्ट लोग बैठे हुए थे और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ करप्शन किया वहां पर। वो कहता है कोई फाइंडिंग ही नहीं है इसमें, और सारा पैसा खर्च कर दिया गया। कहाँ गया वो पैसा? वो पैसा गया मूत खरीदने में, गोबर खरीदने में, फर्नीचर खरीदने में, कार खरीदने में, इन चीजों में वो पैसा खर्च कर दिया गया। क्या होगा? ये अगर साइंस का हाल मुल्क में बना दिया जाएगा तो हम कैसे तरक्की करेंगे? लेकिन मेरा एक सवाल ये कि गोबर और गाय का पेशाब खरीदने में पैसा क्यों खर्च करना? वो तो मुफ्त ही अवेलेबल है भारत में, उसमें भी पैसा खर्च किया गया है। 3 करोड़ में से 1.5 या 1.6 करोड़ इतना महंगा इतना पेशाब और गोबर खरीदा गया गाय का। जी।
ये कहाँ ऐसा बिक रहा है सर? मतलब मेरे ख्याल में इतने पैसे में सारे मध्य प्रदेश का गोबर खरीदा जा सकता था और उसको ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता था। मेरा ये कहना है कि जब रिसर्च करते हैं, जो केमिकल रिसर्च है किसी चीज़ के ऊपर, उसमें आपको उतना वॉल्यूम तो चाहिए नहीं कि आपको कई 100 टन गोबर चाहिए था। मतलब इट्स वेरी डिस्गस्टिंग टू इवन डिस्कस ऑल दिस, लेकिन अब करना पड़ रहा है क्योंकि वो हमारा पैसा गया वहाँ पर, इसलिए हम करेंगे इस पर बात। तो वो तो जो एक छोटी क्वांटिटी भी कुछ किलो भी इकट्ठा कर लेते। अगर ये इतना, मैं सोच रही हूँ गैया ही पाल लें और इनको सप्लाई कर दे तो हम अमीर हो जाए, हमारा टैक्स का पैसा कुछ हमें भी बेनिफिट दे दे। हम तो मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि ये क्या था। मान लीजिए कि आपके पास बहुत बड़ी बिल्डिंग है और आप वहाँ पे ये टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एटम बॉम्ब से बचेंगे या नहीं बचेंगे, पूरे पे आपने गोबर लगा दिया, तब भी 1 करोड़ का गोबर नहीं इस्तेमाल हो सकता। 1 करोड़ का तो यहाँ करप्शन था और शायद इसका ऑब्जेक्टिव भी करप्शन ही था। लेकिन सिर्फ यही करप्शन नहीं हुआ है। अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाएं तो वहाँ सर्च में आपको इस तरह के अब बहुत ढेर सारे पेपर्स मिल जाएंगे, रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे जो इन चीज़ों के ऊपर छापे गए। क्योंकि फिर अगर ये समाज के अंदर कल्चर बदल दिया जाए कि आपको कुछ साबित करना है, तो फिर लोग लिखेंगे भी, क्योंकि फिर उसके साथ एक साइंटिस्ट की और ख़ासतौर से यंग साइंटिस्ट की तो ज़िंदगी, उसके प्रमोशन, उसका रिकॉग्निशन, सब कुछ वही है। तो मजबूर है, तो मजबूर है लिखने के लिए, तो फिर वो लिखेगा, वो प्रोजेक्ट भी लेगा, शायद कुछ और काम कर ले। अगर वो उतना करप्ट नहीं है और उसको देश से लगाव है तो कहेगा यार ये पैसा तो आ गया, यहाँ करप्ट लोग थे, उन्होंने अपने लिए गाड़ी खरीद ली, अपने लिए फर्नीचर खरीद लिया, पर हो सकता है कि वो थोड़ा सा डाइवर्ट करके अपनी साइंस में लगा दे, ये पॉसिबिलिटी। हाँ, कोई पर आप पैशनेट होगा धकेल तो उधर ही नहीं, आसान पैसा तो वहीं मिल रहा है। आपने साइंस पॉलिसी ही देश की बदल दी, साइंटिफिक टेम्पर को आपने लगभग जूतों के तले रौंद दिया। अगर ये एक बार एक्सेप्ट कर लिया कि हम ऐसी चीजों के ऊपर रिसर्च करने के पैसे देंगे, और वो भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देगा, ऐसे लोग फिर रिक्रूट होंगे जैसे हुए कि एक आईआईटी का डायरेक्टर कह रहा है कि मैं भूतों से बात कर सकता हूं। भूतों को वश में करने का कोर्स ला रहे हैं सर, मैंने अखबार में पढ़ा ये, इट वाज सो शॉकिंग। तो हम साइंटिफिक टेम्पर से हट करके यहां पहुंच गए, पर इसकी शुरुआत यहीं नहीं हुई है। यहां तक पहुंचने में हमारे 10वां पास प्रधानमंत्री ने शुरू में ही लीड ले ली थी, जब उन्होंने कहा था कि गणेश जी जो हैं वो प्लास्टिक सर्जरी का प्रमाण है। सर एक मिनट, उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि वो 8वीं पास है, आप उन्हें 10वीं पास करने का आरोप मत लगाइए। नहीं, वो आज तक में उन्होंने कहा है कि वो 10वीं पास है। तो कौन सा माना जाएगा? जो राजीव शुक्ला को रूबरू में उन्होंने बोला है, वो 8वीं पास खुद बोला है, तो आप उन पर ये आरोप लगाएं अगर कि वो 10वां पास हैं तो वो बुरा भी मान सकते हैं। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, ये साइंटिफिक रैशनैलिटी के ऊपर कितना बड़ा हमला है कि एक प्रधानमंत्री कभी अपने को 8वां पास कहे, कभी 10वां पास कहे, और उसको एक यूनिवर्सिटी कहे कि उसने डिग्री हासिल की है, और उनका होम मिनिस्टर कहे कंप्यूटराइज डिग्री दिखा करके कि ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए है। तो फिर आप ये सोचिए कि जब पता ही नहीं तो फिर रैशनैलिटी कहाँ होगी? आप डेटा की क्या बात कर रही हैं, आप इंफॉर्मेशन की क्या बात कर रही हैं? आई एम सॉरी, आप कुछ बात अच्छी कहने जा रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि कभी मैं ये कह रहा था कि ये चौतरफा हमला है। एक तो ये कि इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमला है, जिसके बारे में मैंने बात की। दूसरे, पॉलिटिकल फोर्स जो हमारे यहाँ होता है, जो लीड करता है सारी चीज को, वो खुद हमला करने शुरू कर दे। उसका एविडेंस प्रधानमंत्री से लेकर के उनके मिनिस्टर तक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक, चीफ मिनिस्टर्स और यहां तक के जजेस तक हमको दिखाई देता है। एक जज ये कह रहा है कि प्रजनन जो है वो आंसुओं से होता है। अभी एक साहब का बयान आया है कि जो अपर कास्ट है, उस ब्राह्मण्स का प्रजनन जो है वो मंत्रों से होता है। तो भाई ये पहले डिसाइड करना होगा
कि प्रजनन का तरीका क्या है। अलग अलग लोग प्रजनन के अलग अलग तरीके बता रहे हैं आज की नई जनरेशन को। यहाँ से हुए, यहाँ से हुए, यहाँ से हुए, यहाँ डिसाइड तो कर लें कि कहाँ से होता है। मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत चिंता करने वाली बात है, क्योंकि जब पॉलिटिकल फोर्स किसी देश का और मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में हो, जब इस तरह की बात करने लगती है, जब दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र का प्राइम मिनिस्टर ये कहने लगता है कि नाले की गैस से चाय बन सकती है, तो फिर ये रेड फ्लैग ऊपर उठ चुका। ये ऐसा फ्लैग है जो आपको बता रहा है कि अगली नस्लों के साथ क्या होने वाला है। अब उसका असर इंस्टीट्यूशन पे अटैक दिखाई देता है हमको, उसका असर हमको यहाँ दिखाई देता है कि बाबाओं का एकदम से उबाल आ गया मुल्क के अंदर। पर कैपिटा बाबा बहुत ज़्यादा हो गए, उतनी जनता नहीं जितने अब बाबा प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वो कवरेज है जनता के बीच में, बाबा का जो कवरेज, मुझे लगता है नेक्स्ट बड़ा वॉर सोसाइटी के अंदर बाबाओं की आपस में ना हो जाए कि उनके पास जो भक्त जनता है उसको लेके लड़ाई लड़ने लगे वो।